गुड मॉर्निंग। भारत भौतिक पर्यावरण में अध्याय 4 जलवायु। सबसे पहले जलवायु होती क्या है, जलवायु है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। जलवायु जो है मौसम के साथ साथ मौसम का लंबे समय तक अध्ययन उस क्षेत्र का जलवायु कहलाता है। यानी किसी भी क्षेत्र पर पाए जाने वाले मौसम की परिस्थितियाँ लगभग 25 से 30 वर्षों तक मौसम का निरंतर अध्ययन जलवायु कहा जा सकता है। तो जलवायु क्या हुई? किसी स्थान के मौसम का निरंतर 25 से 30 वर्षों तक मौसम के अध्ययन का औसत एवरेज जो है उस स्थान की जलवायु कहलाती है। आइए अब अध्याय देखते हैं। आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं। आपके गर्मियों के वस्त्र सर्दियों के वस्त्रों से अलग होते हैं। उत्तरी भारत में आप गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? ये जो सर्दी और गर्मी की जो बातें हो रही हैं, इनके अंदर आपकी वेशभूषाएँ जो हैं चेंज हो जाती हैं। मौसम के अनुसार आप अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। तो ये सब जो है जलवायु का प्रभाव है। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। यानी अलग अलग समय में वर्ष के, जैसे भारत है, भारत में लगभग 6 ऋतुएँ आती हैं। तो सभी ऋतुओं में अलग अलग प्रकार का मौसम पाया जाता है। तो उन मौसम के अनुसार जो दैनिक मौसम है उसमें अत्यधिक अंतर पाए जाते हैं। यह भिन्नता मौसम के कौन कौन से तत्व हैं? तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा एवं गति, आर्द्रता और वर्षण यानी वर्षा में परिवर्तन से होती है। यानी दैनिक जीवन में अगर हम किसी भी क्षण की या किसी 1 घंटे की या आधा दिन का देखें तो वो तो होता है मौसम। अगर उसी मौसम का हम निरंतर कई वर्षों तक, लगभग 25 से 30 वर्षों तक अगर अध्ययन करें और उसका औसत निकालें तो वो उस स्थान की क्या है? जलवायु। तो देखिए बॉक्स में दिया भी गया है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक यानी कुछ समय के लिए, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। यानी उसी स्थान के मौसम की अगर लंबे समय तक अध्ययन किया जाए और उसका औसत निकाला जाए तो वो उस क्षेत्र का जलवायु कहलाती है। मौसम जल्दी बदलता है। मौसम जो है किसी भी क्षण बदल सकता है, ना बदले 6 घंटे ना बदले, 1 दिन ना बदले, लेकिन इसमें परिवर्तन जल्दी ही होते रहते हैं। ये 1 क्षण में भी बदल सकता है, 1 मिनट में भी, 1 घंटे में भी, जैसे कि 1 दिन में या 1 सप्ताह में। परंतु जलवायु में बदलाव 50 या इससे भी अधिक वर्षों में आता है। जलवायु में बदलाव तो होता है लेकिन हमें वो दृष्टिगोचर लंबे समय के बाद होता है, जबकि मौसम का जो परिवर्तन है वो हम दिन प्रतिदिन देख सकते हैं। आपने पहले ही कक्षाओं में मानसून के बारे में पढ़ चुके हैं। मानसून क्या है? मानसून भारत में वर्षा करने वाली जो पवनें हैं वो उन्हें हम मानसून के नाम पे जानते हैं। आपको मानसून शब्द का अर्थ भी ज्ञात है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण होता है, बदलाव होता है पवनों की दिशाओं में। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। तो भारत की जलवायु जो मुख्यतः कही जा सकती है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत स्थित है, तो उष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है या मानसूनी प्रकार की जलवायु भारत की है। मानसून जलवायु में एकरूपता एवं विविधता। मानसून की जो जलवायु है उसमें एकता क्या है और विविधता क्या है, आइए देखते हैं। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एकता को प्रबलता प्रदान करती है। यानी बल प्रदान करती है कि एक ही प्रकार की जलवायु या मौसम पाया जाता है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। यानी मानसून जो पवनें हैं वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर पहुंचती हैं, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का मौसम पाया जाता है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल एवं तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की जलवायु से अलग है। ये 2 भारत के राज्य के नाम हैं अलग अलग दिशाओं में। तो इनकी जलवायु में
काफ़ी अंतर पाया जाता है। इसका रीज़न हम आगे पढ़ रहे हैं अभी। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा, ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। ये सभी मौसम के घटक हैं। तापक्रम, वर्षण, ऋतु परिवर्तन, आर्द्रता एवं शुष्कता। इन प्रादेशिक विविधताएं एवं जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। आइए अब हम इन तापमान, पवनों तथा वर्षा की इन प्रादेशिक विविधताओं का जरा गौर से अवलोकन करें और पाएँ कि भारत के किन किन क्षेत्रों में मौसम के आधार पर या इन तत्वों के आधार पर अलगता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापक्रम, गर्मियों के समय में मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में, कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है। यानी राजस्थान का जो तापमान है मरुस्थलीय क्षेत्र का, वो 55 डिग्री तक पहुँच जाता है। जबकि सर्दियों में लेह के आसपास तापमान -45 सेल्सियस तक गिर जाता है। लेह जम्मू कश्मीर का स्थान है। राजस्थान के चूरू ज़िले में जून के महीने की बात हो रही है, एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। यानी जो सामान्यतः तापमान राजस्थान में चूरू ज़िले में पाया जाता है वो 50 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पाया जाता है। जबकि उन्हीं दिनों में अरुणाचल प्रदेश के तवांग ज़िले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। तो देखिए कितनी भिन्नता है भारत में ही। दिसंबर की किसी रात में जम्मू और कश्मीर के द्रास में रात का तापमान, अब दिसंबर की सर्दियों देखिए जम्मू कश्मीर में, -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जब उसी रात को तिरुवनंतपुरम या चेन्नई में, दक्षिण की बात हो रही है, 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। कहाँ -45 और कहाँ 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। तो इन सबसे आप देख सकते हैं कि भारत की जो जलवायु है या भारत के अलग अलग स्थानों का जो मौसम है वो अत्यंत विविधतापूर्ण है। ये उदाहरण पुष्टि करते हैं कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तापमान में ऋतुगत अंतर पाया जाता है। यानी प्रत्येक ऋतु के अनुसार अत्यधिक अंतर देखने को मिलते हैं स्थान के अनुसार। इतना ही नहीं, यदि हम किसी एक स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें विविधताएँ कम प्रभावशाली प्रतीत होती हैं। उदाहरणतः केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान का अंतर पाया जाता है। देखिए मुख्य भूभाग और द्वीप समूह के तापमान की तुलना की गई है तो उसमें भी देखिए कितना अंतर है। किंतु थार मरुस्थल में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ये दैनिक तापांतर की बात हो रही है, तो वहाँ रात का तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आ जाता है। दैनिक तापांतर में अंतर देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा हो गया है। आइए हम वर्षा की प्रादेशिक यानी प्रदेश के अनुसार विभिन्नता को देखें। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। यानी हिमालय की जो उच्च श्रेणियाँ हैं वहाँ पर वर्षण का जो रूप है वो हिमपात के रूप में होता है। जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण जल की बूंदों के रूप में, यानी जो हम बरसात देखते हैं उस वैसे सामान्य रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं है, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर पाया जाता है। ये तो वर्षण के प्रकारों का अंतर था, अब इसकी मात्रा में भी अंतर पाया जाता है। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेबल है। मासिन राम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा शायद ही 9 सेंटीमीटर से भी अधिक होती हो संभावना है। यानी 9 सेंटीमीटर या इससे भी कम या ना के बराबर वर्षा होती है। तो चेरापूंजी, मासिन राम को आपने हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेबल है। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में होती है। तो ये देखिए, जहाँ पर गारो की स्थितियों में तुरा एक ही दिन में जितनी वर्षा हो गई, जबकि जैसलमेर में इतनी वर्षा 10 वर्षों में हो पाई है। उत्तरी पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। ये वर्षा की मात्रा पर ये अनुसार प्रादेशिक विविधता पाई जाती है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भाग में हर तीसरे या 5वें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं।
जुलाई अगस्त के महीने में वर्षा दिखाई गई है गंगा के डेल्टा उड़ीसा के तटीय भाग में, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट यानी पूर्वी भाग तटीय क्षेत्र का देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून और सितंबर के बीच होती है, यानी मध्य भाग और उत्तरी भाग की बात हो रही है। किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अथवा जाड़ों के प्रारंभ में होती है। इन सभी विभिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशेषता में मानसूनी है, क्योंकि ये जो अधिकतर वर्षा हुई है ये मानसून पवनों के कारण ही हो पाई है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं? इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ये हैं स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। अब स्थिति और उच्चावच से आप परिचित हो चुके हैं। स्थिति से आशय है उसका किसी भी स्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति, और उच्चावच उसकी स्थलाकृति से हम संबंधित है। तो स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारक देखते हैं। नंबर 1 है अक्षांश। आप भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार पहले से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इसे ढूंढिए और यहाँ पर लिखेंगे। यह भी जानते हैं कि कर्क रेखा पूर्वी पश्चिम दिशा में देश के इस मध्य भाग से गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है ये आपको याद होने चाहिए। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है। यानी भारत की जो मुख्य भूभाग हैं कर्क रेखा के द्वारा लगभग 2 समान भागों में बांटी जाती है। उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान, तो यहाँ पर देखिए सारा साल ऊंचा तापमान क्यों रहता है? क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के निकट है तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। यानी तापांतर जो दैनिक तापांतर का उच्च और नीच होना है वो कम है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर में विषम जलवायु पाई जाती है। यानी दैनिक तापांतर दक्षिण की तुलना में उत्तर भारत में अधिक पाया जाता है और वार्षिक तापांतर भी अधिक पाया जाता है। अब उच्चावच देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी स्थलाकृतियाँ हैं। हिमालय पर्वत उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक है। जलवायु विभाजक का मतलब है ये उत्तर दिशा से चीन की तरफ से आने वाली ठंडी पवनों को रोकता है, जो एशिया की जलवायु से भारत की जलवायु को अलग करता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से, देखिए यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, अभेद सुरक्षा यानी उनको पहुँचने ही नहीं देता। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य पूर्वी एशिया में आर पार बहती हैं। मध्य पूर्वी एशिया का मतलब है चीन, तिब्बत, मंगोलिया इत्यादि। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। तो हिमालय पर्वत का जो उच्चावच है, पहला काम तो उसने किया क्या? ठंडी पर्वतों को आने से उसने रोक दिया। और दूसरा काम क्या किया? उसने भारत में जो मानसून पवनें हैं वो जो उत्तर की तरफ जा रही थी उनको रोककर भारत में वर्षा कराई। तो इसके कारण भी मानसून का कारण बनता है। जल और स्थल का वितरण, ये भी दैनिक तापांतर और जलवायु को प्रभावित करने का मुख्य कारक है। भारत के दक्षिण में 3 और हिंद महासागर 3 और वह उत्तर की ऊंची व अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है। ये देखिए स्वभाव बताया है महासागरों का और स्थल का, और देर से ठंडा होता है। तो यहाँ पर स्थल की बात हो रही है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होता है। तो ये आपने नोट कर लेना है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित होते हैं। वायुदाब में विभिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है, यानी उनकी उत्पत्ति का कारण बनती है कि पवनों की उत्पत्ति कहाँ से होगी और किस दिशा में बहेंगी। अब नेक्स्ट कारण है समुद्र तट से दूरी। जो स्थान समुद्र तट से जितना दूर होता जाएगा उसकी जलवायु में उतना अधिक परिवर्तन होता चला जाएगा। लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु, समकारी यानी समुद्र के जो तटीय क्षेत्र की जलवायु है लगभग वहाँ पर सब समान पाई जाती है।
भारत के अंदरूनी भाग समुद्र से समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। लगभग समकारी का मतलब है अत्यधिक परिवर्तन नहीं होता है। सर्दी और गर्मी का जो परिवर्तन है, दैनिक तापांतर है या वार्षिक तापांतर है, वो कम ही होता है। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे दिया भी है, ये समुद्र तट पर स्थित है मुंबई तथा कोंकण तट। इससे वार्षिक तापांतर और ऋतु परिवर्तन अत्यधिक प्रभाव नहीं डाल पाता है। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर देश के आंतरिक भागों में स्थित दिल्ली, कानपुर और अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करता है। तो उत्तर भारत में जो स्थान है वहाँ पर आप ये परिवर्तन बड़ी आसानी से देख सकते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई, आज की ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ये आप देख सकते हैं, जैसे जैसे ही वायुयान होते हैं उनके अंदर तापमान से संबंधित यंत्र लगे होते हैं। तो ये वायुमंडल के लेसन 11 क्लास में 8 में आप पढ़ चुके हैं वायुमंडल की संरचना में। तो वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान घटता जाता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेशों की प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। यानी वायु विरल हो गई है, वायु दाब कम है, तो वहाँ पर ठंडा मौसम पाया जाता है। उदाहरणतः आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। तो अब यहाँ पर अक्षांशीय तथा स्थलाकृति की बात हो रही है। किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर एक ही अक्षांश पर स्थित आपको दो स्थान और उनकी स्थलाकृति के अनुसार उनकी विविधता दिखाई गई है। अब देखिए उच्चावच यानी स्थलाकृति का ऊंचा नीचा होना। भारत का भौतिक स्वरूप तथा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। उदाहरणतः जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुख ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्थलाकृति का क्या प्रभाव है, वर्षा कहाँ हो रही है, कहाँ से बिल्कुल वर्षा नहीं हो पा रही है। जबकि इस दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगी दक्षिणी पठार के कारण वर्षा कम प्राप्त करता है। ये दक्षिणी की बात हो रही थी कि जो ढाल पर्वत पवनों से टकराए वहाँ पर वर्षा अधिक हुई, जबकि जहाँ पर पवनें नहीं पहुँच पाई वहाँ पर वर्षा कम हो पाई। वायुदाब एवं पवनों से जुड़े हुए कारक। भारत की स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों की क्रियाविधि को जानना आवश्यक है। ये लेसन नंबर 8 में वायुमंडल की संरचना में आप पढ़ चुके हैं। वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण इस प्रकार है, ये विषयों की बुक में भी है। वायुमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संहिताओं एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण यानी स्थल से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली पवनें, जिन्हें जेट प्रवाह के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। ये सभी जो हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। उपयुक्त 3 कारकों की क्रियाविधि को शीत व ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग भली भांति समझा जा सकता है। तो शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि क्या है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं वो आप समझ गए होंगे, वे समझने का प्रयास करें। थैंक यू।